हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो थर्ड डे है हमारा इस एमसीक्यू की सीरीज का, और आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉप 50 कंप्लीट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो रूल सेम है, किताब लेके बैठनी है हाथ में, 50 नंबर डालने हैं और उन नंबर्स के आगे आपको एमसीक्यू के सही ऑप्शंस को लिखना है, और फिर एट द एंड मुझे इस सेशन के खत्म होने के बाद कमेंट्स में बताना है कि कितने मार्क्स आपने किए स्कोर। साथ ही साथ हम पूरी हिस्ट्री कह रही हूँ, इकोनॉमिक्स को रिवाइज भी कर लेंगे। जो जो टॉपिक लगेगा आपको समझाने वाला है वो साथ साथ समझाया जाएगा, और इसी के साथ आपकी पूरी इकोनॉमिक्स ऑल दो 4 चैप्टर पालमपुर, पीपल एज अ रिसोर्स, पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी हो जाएगा रिवाइज। तो शुरू करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है और आपको लिखना है आंसर। फटाफट आंसर करेंगे, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस क्वेश्चन को देखना है और उसी टाइम आपको लिख देना है। मतलब 1-2 सेकंड तो सोचोगे, एकदम से भी नहीं लिखना, सोच के लिखो। और मैं थोड़ी अजीब लग रही होंगी आप लोगों को, मेरा चश्मा नहीं है, मेरा साथी नहीं है मेरे साथ, पता नहीं कहाँ रह गया है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान, पालमपुर चैप्टर से, टुच्चा चैप्टर है। अगर इसमें भी तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे तो तुम भैया क्या बोल सकते हैं। चलो, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर आपको याद हो तो 4 थे। मैंने आंसर ही बता दिया। कोई नहीं, इतना हेल्प तो बनता है बच्चों को। तो कौन कौन से थे वो आपको बताने हैं। कौन कौन से थे, क्या पता उसमें से सिर्फ 2 दिए हो, क्या पता सिर्फ 3 दिए हो, क्या पता चारों भी दिए हो, तो वो आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। चलिए जल्दी बता दीजिए। ये तो लिख ही लिया होगा आप लोगों ने, बिना ऑप्शंस के लिख लिया होगा ये तो आपने, क्यों, है ना भाई। तो सही आंसर क्या है इसका, सी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। देखिए लैंड का मतलब आपको पता है फिक्स्ड एंड, देखो 4 फैक्टर्स मैं आपको समझा भी देती हूँ इसी के साथ। पहला होता है लैंड, जो कि होता है फिक्स्ड एंड स्कार्स, यानी कि एक फिक्स एसेट होता है जिसको आप खींच के बड़ा नहीं कर सकते, आप इस पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो अपनी। दूसरी चीज आपकी कौन सी होती है, लेबर। लेबर एब्यूंडेंट में पाया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, तो ये भी आपका आप प्रोडक्शन का मतलब कि प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या क्या फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो जमीन लोगे, तभी तो उस पर खड़ी करोगे अपनी फैक्ट्री। दूसरी चीज उसमें नौकर चाकर लेबर रखोगे। तीसरी चीज कैपिटल, पैसा भी तो होगा। अब कैपिटल भी 2 तरीके की होती है, कौन सी, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड में आपकी कौन सी आती है बेटा जी, लैंड, मशीन्स, टूल्स, और वर्किंग में जो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए चाहिए होती है, जैसे कि आपके पैसे, रॉ मटेरियल्स। चौथी ह्यूमन कैपिटल लिखी हुई है, ह्यूमन कैपिटल की जगह आप लोग नॉलेज भी लिख सकते हो, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। तो ये आपका चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, और यही आपकी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और सी इज द करेक्ट आंसर इसी के साथ। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड। एक लैंड को, जमीन को मापने के लिए उसकी स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है, यार्ड, हेक्टेयर, सेंटीमीटर या मीटर। इस क्वेश्चन की तो कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो बता दो भाई कौन सी है, किस ऐसा यूनिट से आप मेजर करते हो लैंड को। ठीक है, हो गया बच्चों। तो सही जवाब है बेटा जी हेक्टेयर। हेक्टेयर से आप क्या करते हो, लैंड की ऐसा यूनिट है, मतलब उसको मापने की ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। एक जमीन दी हुई है आपके पास, उस जमीन पे आप मैक्सिमम प्रोडक्शन किस तरीके से कर सकते हो, किस मेथड से कर सकते हो। यानी कि एक जमीन पे आप ऐसा क्या करो। अब देखो यार, मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे यहाँ पे क्लास में अभी बेंचेस बिछे हुए हैं, बेंचेस पे सपोज 25 बच्चा बैठ सकता है, तो मैं क्या करूं, बेंच को खींच दूं या जमीन को ही खींच दूं, मुझे 10 और बिठाने हैं तो क्या करूं, दीवार को फेंक दूं पीछे, नहीं ना। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे चेयर्स लगा सकती हूँ, मेथड यूज कर सकती हूँ, अपने डेस्क को हटा के उसकी जगह चेयर्स बिल्ड कर सकती हूँ, जिससे उसके आगे हाथ रखने वाली जगह भी ना जाए। हम ये मेथड्स कर सकते हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग, यूज ऑफ HYV सीड्स, पर्शियन व्हील या एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। हाँ, ये भी मैंने किसी की मांग के पहनी हुई है, तो मैं बेरोजगार भी लग रही होंगी। नहीं, बेरोजगार नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। चलो आंसर लिख दो, तुम लिख दिया है, अरे वाह। मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, एक पीस ऑफ लैंड पे जब आप मल्टीपल क्रॉप्स उगाते हो, इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन में आएगी इंप्रूवमेंट, तो वो हो जाएगा मल्टीपल क्रॉपिंग, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी।
नेम द फैक्टर विच इज फिक्स्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कौन सा फिक्स्ड है? अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में फिक्स्ड एंड स्कार्स फिक्स्ड एसेट कौन सा है? लैंड, ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल या लेबर? तो तब तक आप सोचो, तब तक मैं बता दूं। कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एन ओनर इन हिज और हर बिजनेस। तो करेक्ट आंसर लिख चुके होंगे आप लोग। देखो बेटा, लेबर तो फिक्स नहीं हो सकती ना, लेबर तो आज आपकी, कल किसी और की, कल परसों किसी और की, बेवफा सनम की तरह, है ना भाई। तो लेबर तो किसी की नहीं हो सकती, आज निब्बा निब्बी का है, कल ना हो पता नहीं। तो ऐसे ही आज लेबर आपकी है, कल सामने से कोई पुकारेगा, 1000 रुपये ऊपर देगा, वो वहां की हो जाएगी, तो फिक्स तो नहीं है। कैपिटल पैसा भी बेटा हाथ की मैल है, कहते हैं ना, कई लोग इस चक्कर में हाथ भी नहीं धोते कि मैल ही ना चली जाए। लेकिन वो वाली मैल नहीं, मतलब ये कि आज है कल नहीं है, तो ये भी फिक्स नहीं है। ह्यूमन कैपिटल भैया अभी बताया, इंसान तो किसी का सगा नहीं होता। लैंड एक ऐसी चीज है जिसको हम खींच के बड़ा नहीं कर सकते, तो लैंड क्या है बेटा? फिक्स्ड। तो आंसर करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसका? डी। सही बोल रही हूं मैं? सही बोल रही हूँ? सबके पूरे आने चाहिए इसमें। नेम द 3 इंडियन स्टेट्स इन विच ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन किन 3 जगहों पे आया? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, पंजाब, गुजरात। हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी। बता दीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि अपना अपना करिएगा, नहीं तो बाहर जा सकते। बता दीजिए भाई, 5th का आंसर हो गया? बेटा राजस्थान में कहां से खेती होने लग गई? बंजर जमीन है ना भाई। तो ऑप्शन ही डी बचता है, एलिमिनेट हो गए, बाकी 3 तो राजस्थान ही दिख गया उसके अंदर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। और हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन, बता देती हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, मिड 1960s में आई। HYV सीड्स लेके आई, HYV। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स लेके आई, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, और साथ ही साथ प्रोडक्शन को 4-fold कर गई, है ना भाई। चलिए, हाउ क्लास डिफरेंसेस आर विजिबल इन एग्रीकल्चर क्लासेस इन रूरल इंडिया। तो डिफरेंट साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स कैसे पता चलता है कि कोई अमीर है गरीब है इन एग्रीकल्चर सेक्टर? डिफरेंट साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टैक्सेशन, डिफरेंट ट्रेडिशनल राइट्स या डिफरेंट लिविंग स्टाइल्स, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि क्या होता है अक्सर एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्या होता है, कैसे होता है। तो आई होप ये आंसर पता ही होगा आप लोगों को। कौन सी चीज होती है, लिविंग स्टाइल्स के बारे में वहां फोकस किया जाता है, या ट्रेडिशंस के बारे में फोकस किया जाता है, या टैक्सेशन के बारे में फोकस किया जाता है, या लैंड होल्डिंग्स के बारे में फोकस किया जाता है। तो आंसर आप लोग लिख ही चुके हो बहुत सारे बच्चे, तो ऑब्वियसली बात है करेक्ट आंसर है ए। क्यों? लैंड होल्डिंग्स का मतलब लैंड को होल्ड करना, बंटवारे करना लैंड के, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के थ्रू किसके पास कितनी जमीन है देखा जाता है कि वो बंदा अमीर है या गरीब है। अगला, हाउ आर द फार्म लेबरर्स गिवन रेम्यूनरेशन फॉर द सर्विसेज। रेम्यूनरेशन का मतलब आप वेजेस लिख सकते हो, कैसे दिए जाते हैं। दे आर नॉट पेड एनीथिंग फॉर देयर वर्क, क्या उन्हें काम के लिए कुछ नहीं मिलता। दे आर गिवन सर्टेन कंसेशंस, क्या उनको कुछ कंसेशंस प्रोवाइड कर दी जाती हैं। दे गेट डेली वेजेस इन कैश ऑन काइंड, क्या उनको रोज की दिहाड़ी मिलती है या तो कैश में या किसी और फॉर्म में, या उनको मंथली सैलरीज दी जाती हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लेबर्स, फार्म लेबर्स की बात कर रहे हैं, कोई इंजीनियर डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, फार्म लेबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, सही सही आंसर दे रहे हो तुम लोग, एकदम बढ़िया। तो करेक्ट आंसर है दे गेट डेली वेजेस इन कैश और काइंड। को दिहाड़ी मिलती है बेटा, वो काम करके जाते हैं, उनको कुछ पैसा दे देते हैं, कुछ खाना दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं कि भैया जाओ निकलो और कल फिर आना, कल जितनी देर के लिए काम करोगे उतनी देर के लिए दिहाड़ी ले जाना।
Why small farmers have to borrow money for cultivation of their land? पैसों की जरूरत, मतलब बोरो करने की जरूरत क्यों पड़ती है अगर उनको कल्टीवेशन करनी है तो? स्मॉल फार्मर्स डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज. मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग जो होते हैं वो काफी इन्वेस्टमेंट लेते हैं. स्मॉल फार्मर्स वांट टू इंक्रीज द प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड, या स्मॉल फार्मर्स हैव टू compete with लार्ज फार्मर्स. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बता दीजिए. इज इट ट्रिकी? नो ट्रिकी. किसके बीच में कंफ्यूज है? सोचिए. एलिमिनेशन लगाइए. कर लिया? देखिए ना, स्मॉल फार्मर्स को पैसा बोरो करने की नीड क्यों पड़ रही है? गलत आ रहे हैं आंसर इसके थोड़े थोड़े. लिख लिया तुमने? लिख लिया. तो सी और डी तो काट दिया होगा, एलिमिनेट हो गया होगा सी और डी. तो बचता है ए और बी. कौन सा होना चाहिए बेटा? फार्मर, आपको पता है ना आज का जमाना मॉडर्न फार्मिंग का है, और मॉडर्न फार्मिंग काफी इन्वेस्टमेंट लेके जाती है जो फार्मर के पास नहीं होती. मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर ए भी हो सकता है. ए भी हो सकता है. जी हाँ, एसएसटी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके आंसर्स दो भी पॉसिबल होते हैं. इसका आंसर ए भी हो सकता है. जिसने ए भी लिखा है तो सही है, जिसने बी भी लिखा है तो सही है. चलिए, वाई आर, मैं कर दूंगा यहाँ पे ए और बी दोनों पे कर दूं. वाई आर बिग फार्मर्स एबल टू सेल देयर क्रॉप प्रोड्यूस इन द मार्केट? बड़े बड़े फार्मर्स कैसे अपने क्रॉप्स को बेच पाते हैं? क्या उनके पास सरप्लस ऑफ प्रोड्यूस होता है? सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, यानी कि बचता है उनके पास. गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन होती है, या उनके पास, उनको कंपलसरी है मार्केट में बेचना, या उनको लोन देने होते हैं? तो ये तो बड़ा आसान सा है. आसान सा है. तो कौन सा है? बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि बड़े बड़े फार्मर्स के पास सरप्लस प्रोडक्शन होती है. वो उगाते ही इतना है क्योंकि उनको मार्केट में बेचना है ना भाई? उनको मार्केट में पैसा कमाना है ना. विच इज नॉट अ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, यानी कि जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी नहीं है, यानी कि फार्मिंग एक्टिविटी है, तो बल्कि आएगा कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. डेयरी फार्मिंग में तो आपका दूध, मतलब उससे बनी हुई चीजें हो गई. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप आएगा क्योंकि यहाँ पे तो आप कर ही खेती रहे हो. तो मैं वही आपको बोल रही थी ना कि आप लोग डेयरी फार्मिंग लिखना शुरू हो गए होगे, जैसे मैंने भी किया था जब मैं इसको पढ़ भी रही थी तब भी, क्योंकि मैंने आगे के ऑप्शन ही नहीं पढ़ने जरूरी समझे और नॉट अ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी देख के बैठ गई. क्वेश्चंस को हम जल्दबाजी में पढ़ जाते हैं एमसीक्यू, और वहीं मार खा रहे हैं, देख लो भैया. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर फेड टू द बफेलोज इन पालमपुर? क्या खिलाया जाता है उनको? वीट ज्वार, राइस बाजरा, ज्वार बाजरा, ओहो ज्वार एंड राइस. क्या खिलाया जाता है? आधे बच्चे कह रहे हैं हमें क्या पता, खाती भैंस है, पूछ हमसे रहे हो, है ना भाई? तुम्हें भैंसों का क्या पता? तुम्हें अपना नहीं पता. तुम लोग खुद ही मोमोज चाउमीन पे टिके हुए हो. तुम भैंसों का क्या बताओगे? और तुम तो हैरान हो रहे होगे, भैंस इतना हेल्दी खाती है और तब भी इतनी मोटी है. तभी तो हम हेल्दी नहीं खाएंगे. तुम प्राउड फील करते होगे, जंक खा के भी हम इतने मोटे हैं और ये हेल्दी खा के भी मोटी हैं. चलो करेक्ट आंसर बता देते हैं भाई, ज्वार एंड बाजरा. ज्वार एंड बाजरा, ठीक है. चले आगे. आई थिंक अब आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया है. पीपल एज अ रिसोर्स आ गया है. पीपल एज अ रिसोर्स में हमने ये बात की थी कि एक इंसान को हम रिसोर्स कैसे बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? उनमें इन्वेस्टमेंट करके इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग. साथ ही साथ इस चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, अलग अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड है आपकी, एजुकेटेड है, आई डोंट नो, एजुकेटेड तुम्हारे में नहीं है, वो 10th में. डिस्गाइज्ड है और सीजनल है ना. सीजनल फार्मिंग इज अ सीजन. एजुकेटेड भी है, एजुकेटेड भी है. तो एजुकेटेड में तो वही हो गया आपका अर्बन एरियाज वाला, और रूरल एरियाज में आपकी सीजनल और डिस्गाइज्ड हो गई. चलो, व्हाट आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्ट. ह्यूमन रिसोर्स में आप किस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? एजुकेशन, पैसे की फॉर्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉर्म में, या एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में? बता दीजिए, बता दीजिए. तो करेक्ट आंसर
यार पैसे की फॉर्म में करोगे यार? माना पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन ह्यूमन को रिसोर्स नहीं बनाया जा सकता। आप कहो कि एजुकेशन भी तो पैसे से आती है, पैसा तो तुम सबके माँ बाप भी लगा रहे हैं, क्या सब एजुकेटेड हो? सब बढ़िया बढ़िया मार्क्स ला रहे हो? नहीं ना, जीते जाते एग्जाम्पल बैठे हैं हमारी क्लास में, तो पैसा सबके माँ बाप लगा रहे हैं। तो एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर। हम इन्वेस्ट करते हैं 3 मेजर फॉर्म्स में। एजुकेशन सबसे पहला, दूसरा हेल्थ, और तीसरा हम ट्रेनिंग भी लिख देते हैं, वो वैसे एजुकेशन के साथ ही आ जाती है। ठीक है, चलिए, वाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। हाँ जी, ह्यूमन को कैपिटल बनाना जरूरी क्यों है बेटा? जरूरी क्यों है? क्योंकि नहीं तो धरती पे बोझ ही बने रह जाओगे, है ना भाई? लेकिन ऑप्शंस यहां से देने हैं, ये नहीं लिखना बोझ बने रह जाएंगे। इट मेक्स द ह्यूमन बींग्स रिच, चाहिए इसको अमीर बना देता है। इट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री, लोग प्रोडक्टिव हो जाते हैं। इट इंक्रीज द इनपुट्स, ये इनपुट्स बढ़ा देता है लोगों की, एडवाइजरी बढ़ जाती है। इट इनेबल्स द ह्यूमन बींग्स टू रेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स, या लोग इससे अपना जीवन अच्छा कर पाते हैं। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? वाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, क्यों है इंपॉर्टेंट? हाँ जी, है क्या ये रिच बना देता है इसको? तो एलिमिनेट हो गया। इट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री। बेटा जी, अगर हम ह्यूमन कैपिटल में एजुकेशन डालेंगे तो प्रोडक्टिव बनेगा, वो सर्विसेज ओरिजिनेट करेगा। अगर हम उसमें हेल्थ डालेंगे तो प्रोडक्टिव बनेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएगा, राइट? ट्रेनिंग देंगे तो वो और बड़ी बड़ी चीजें कर रहा होगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है पूरे नेशन की। नेक्स्ट, वाई जापान हैज बिकम वन ऑफ द डेवलप्ड नेशंस ऑफ एशिया। क्यों बन गया भाई जापान डेवलप्ड नेशन? क्योंकि उसके पास एब्यूंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा है, यानी कि ट्रेडिंग सिस्टम, क्या उसके पास हैवी इन्वेस्टमेंट वो करता है इंसानों में, या वो ट्रेड बैरियर से हट चुका है या हटा चुका है। ट्रेड बैरियर्स मतलब होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे जो बैरियर्स लगाए जाते हैं। बता दीजिए करेक्ट आंसर भाई। तो सही जवाब है बच्चों इसका, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट की है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट की है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जापान ने, तभी वो इतना इंप्रूव किया है। विमेन आर पेड लेस देन मेन फॉर देयर वर्क। क्यों विमेन को कम पैसा दिया जाता है? क्योंकि वो कैपेबल नहीं है, या वो कल्चरल और हिस्टोरिकल बातों की वजह से, या विमेन जो है वो एजुकेशन और स्किल फॉर्मेशन में कम है, या विमेन जो है वो इंफीरियर है आदमियों के आगे। इंफीरियर का मतलब समझते हो ना? सस्ती, सस्ती कह लो, मतलब गलत साउंड करेगा, सस्ती हैं आदमियों के आगे औरतें, साउंड गलत कर रहा है लेकिन मतलब यही है। सस्ती का मतलब उनके आगे टिकने वाली नहीं। हाँ जी, women are paid less because they are not capable, या फिर कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रीजन, या फिर एजुकेशन और स्किल फॉर्मेशन कम है। क्या है करेक्ट आंसर? बेटा आज भी औरतों की एजुकेशन में कम पैसा लगाया जाता है, तो इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग शायद बी में भी कंफ्यूज ना होए हो कि बी भी हो सकता है भाई लोगों की, लेकिन आप हिस्टोरिकल चेंजेस अगर देखो तो बदल रहे हैं। लेकिन एजुकेशन सेक्टर में अभी भी लोग बैठे हुए हैं जो वुमेन को नहीं पढ़ा के मानते। व्हाट फैक्टर्स इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन? क्या बढ़ाता है भाई क्वालिटी? फैमिली लाइफ, मॉरल वैल्यूज, इनकम ऑफ द पीपल, लिटरेसी रेट, या हेल्थ? क्या बढ़ाता है इंसान में? इंसान को रिसोर्स कौन बना देता है, कैपिटल कौन बना देता है? क्या उसके परिवार वाले? कुछ नहीं करते परिवार वाले। परिवार मतलब रिश्तेदार। एक शायरी याद आ रही थी लेकिन मैं भूल गई फिर से, वरना बताती मैं रिश्तेदारों के लिए बहुत सारी बातें हैं। मॉरल वैल्यूज,
अब पता ही है तुम लोगों को यार, लिटरेसी रेट एंड हेल्थ। लिटरेसी रेट किससे आता है? एजुकेशन से। तो बार बार बता रही हूँ, एजुकेशन और हेल्थ की फॉर्म में ही की जाती है इन्वेस्टमेंट। विच स्कीम इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन? एलिमेंट्री एजुकेशन जो आया उसमें कौन सी स्कीम है जो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करती है? एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मतलब बेसिक एजुकेशन। मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, ब्रिज कोर्सेज या इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल स्ट्रीम्स? बता दीजिए। मिड डे मील्स, सर्व शिक्षा अभियान, वोकेशनल स्ट्रीम्स या ब्रिज कोर्सेज? मुझे पता है तुम दो में कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन याद करो कोई एक चीज किसी और प्लान में आई थी। याद करो, एलिमेंट्री में नहीं थी वो। आया याद? कर दूं टेक? वोकेशनल कोर्सेज 10th 5 ईयर प्लान में आए थे, बाकी तीनों चीजें एलिमेंट्री में थी। ब्रिज कोर्सेज आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्सेज जो बच्चों को कराए जाते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन वोकेशनल स्ट्रीम्स ऐसी थी जो 10th 5 ईयर प्लान में आई थी, अगर आपको याद हो, बाद की हायर एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बेरोजगारी। तो बता दो कौन सी सही डेफिनेशन है इसकी। 2 मिनट सोच के बता। सारी सिमिलर सी लिखी है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, सोच लो 2 मिनट। When people do not get jobs, जब उनको काम नहीं मिलता उनके पसंद का, या जब लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है, या जब लोगों के पास सफिशिएंट जॉब ही नहीं है, जब लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं। हाँ जी, तो जब लोग काम करना चाहते हैं और उनको काम नहीं मिलता तब होती है अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे बच्चों को लगता है जब कोई काम नहीं कर रहा वो अनएम्प्लॉयड है। नहीं, ऐसे तुम लोग भी अनएम्प्लॉयड हो। तुम लोग अनएम्प्लॉयड क्यों नहीं हो? क्योंकि अभी तुम काम करना चाहते नहीं हो। जब तुम काम करना चाहोगे, उसको ढूंढोगे और तुम्हें काम नहीं मिलेगा, तब तुम कहलाओगे अनएम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी एक टर्म होती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब आप अपनी कैपेबिलिटी से कम काम कर रहे हो। कैपेबिलिटी का मतलब होता है सपोज आई एम एबल टू टीच 10 आवर्स अ डे, लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ 2 से 3 घंटे बिकॉज ऑफ कोई भी रीजन, तो वो हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट। दैट इज आई एम वर्किंग लेस देन माई कैपेबिलिटी। आई कैन अर्न मोर, आई कैन वर्क मोर, बट मैं नहीं कर रही हूँ, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। और सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया व्हेन आई एम विलिंग टू वर्क बट आई एम नॉट गेटिंग जॉब। Next is when people seem to be employed but do not make contribution to the production. जब लोग दिखते हैं काम करते हुए लेकिन कर नहीं रहे होते एक्चुअली काम, प्रोडक्शन में नहीं इन्वॉल्व हो रहे होते, तो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो? ये किस अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है? सीजनल, डिसगाइज, पार्शियली या पार्शियली अनएम्प्लॉयड? फिर मैं आपको समझाऊंगी इनका मतलब। पहले तुम आंसर दे दो 1 मिनट, मैं तुम्हें सबका मतलब समझा दूंगी कि क्या क्या होते हैं। सबका मतलब समझाया जाएगा। हाँ जी, और साथ साथ रिकॉर्ड बना लो। 20 क्वेश्चन के बाद तुमसे पूछूंगी तुम्हारे कितने मार्क्स हो गए 20 में से, फिर लास्ट में 50 से भी पूछूंगी। चलो बात करते हैं सीजनल की। सीजनल में बेसिकली ये रूरल एरियाज में होती है और एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा आप लोगों के पास कुछ पर्टिकुलर सीजन होते हैं जहां आप सोइंग करते हो, हार्वेस्टिंग करते हो, कल्टीवेशन करते हो, लेकिन बीच में जब क्रॉप को छोड़ना पड़ता है आप फ्री रहते हो, तो वो होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। वही डिसगाइज यही है। डिसगाइज में जितने पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं बेटा। एक लैंड पे सपोज 2 लोगों से खेती हो जाएगी आराम से, उतनी प्रोडक्शन होगी, लेकिन उसने अपने घर वालों को, सबको, बच्चों को, पापा को, चाचा को, ताया को, सबको घुसा लिया उसी फील्ड में, पिकनिक मना रहे हो जैसे। तो घुसा लिया मतलब काम पे लगा लिया, और काम पे लगा लिया तो इससे क्या हुआ? प्रोडक्शन में कोई इंप्रूवमेंट होगी? जमीन तो उतनी है गधो, जमीन तो उतनी होगी, तो प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट तो होगी ही नहीं। इट मींस जो बाकी के रेस्ट ऑफ द 4 लोग आए हैं उस 2 के अलावा, वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयड है। वो नजर तो आ रहे हैं कि वो एम्प्लॉयड है लेकिन वो है नहीं, तो वो हो गया डिसगाइज। पार्शियली एम्प्लॉयड मतलब हाफ टाइम कर रहे हैं भाई, सुबह कर रहे हैं शाम को खाली बैठे हैं। पार्शियली अनएम्प्लॉयड मतलब अगेन उल्टा, सेम ही बात होती है वैसे तो, लेकिन अनएम्प्लॉयड है लेकिन 1 आध घंटे के लिए कोई जैसे कैजुअल वर्क कर लेते हैं, पेंटर का काम मिल गया, पेंट करके आ गए एक दीवार एटसेट्रा।
विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन की बताओ यार, अब तक हम क्वालिटी चीजों की देखते थे, अब इंसानों की भी क्वालिटी देखनी पड़ती है। देख रहे हो यार जमाना कितना निर्दयी हो गया है, जालिम जमाना। चलो कोई नहीं, पता नहीं है, लेकिन तुम्हें क्वालिटी कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता? स्किल, हेल्थ, लिटरेसी या फिर बर्थ ऑफ पर्सन? क्या अफेक्ट ही नहीं करता भाई? पढ़ा लिखा है नहीं है, अफेक्ट नहीं करेगा। हेल्दी है नहीं है, स्किल फॉर्मेशन है नहीं है, बर्थ है, पैदा हुआ है नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, मेरे एक्सप्लेनेशन में तुम लोग आंसर ढूंढ लेते हो, मेरे मासूमियत का फायदा उठाते हो तुम लोग। बर्थ ऑफ अ पर्सन, क्योंकि मैं चीख चीख के इस चैप्टर की शुरुआत में बता चुकी हूं कि 3 मेजर चीजें जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो, एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग। तो ऑब्वियसली बात है चौथा ना, बर्थ ऑफ अ पर्सन कैसे बताएगा कि इंसान की क्वालिटी कैसी है? मतलब क्या वो दिल्ली में पैदा हुआ तो हरामी? मतलब समझ जाओ ना, ये गलत वर्ड, ये कटवाना पड़ेगा मुझे। मतलब दिल्ली में पैदा हुआ तो छिचोरा या स्टड, है ना, और राजस्थान में पैदा हुआ तो बड़ा रिस्पेक्ट करने वाला, ऐसे ही होता है ना, थोड़ा ऐसे घनी खंबा करते हैं लोग। थोड़ी जगह के हिसाब से थोड़ी आप बताओगे कि इंसान की क्वालिटी क्या है। जैसे भाई यहाँ का कपड़ा है तो अच्छा होगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ पर्सन भी हम ऐसे डिटरमाइन करें तो ऑब्वियसली बात है बाकी 3 फैक्टर्स देखे जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन है? 20 देखना पड़ेगा। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, अच्छा रुक जाओ 20 में से मार्क्स कितना है बता दो जरा। फटाफट से भर दो कमेंट्स, लिख दो। ठीक है, जिसके 15 से नीचे अगर जा रहे हैं तो वो गलत है, थोड़ा सा बूस्टअप करो। वैसे तो सबके अच्छे ही आ रहे हैं, चलिए 21 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से कौन सी बात गलत है? एन एजुकेटेड पर्सन कैन अर्न मोर देन एन अनएजुकेटेड पर्सन? क्या एक पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा कमाएगा अनएजुकेटेड से? एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हेविली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन for themselves. Countries like Japan have not invested in human resources, thus such countries are not developed or rich. Their educated parents are conscious of proper nutrition and hygiene. तो कौन सी बात not true है? हाँ जी, मैं वही कहूँ, सारी बातें तो सही लग रही हैं, कौन सी गलत है? अब ये गलत बात तुम ढूंढ सकते हो, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, पीछे ही अभी डिस्कस किया था। हाँ जी बता दो। तो देखो बेटा, डिस्कस करें अगर हम, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है। एजुकेटेड पेरेंट, ये वो था ना वर्चुअस और विशियस साइकिल, तो वर्चुअस साइकिल है ये, गुड इन्वेस्ट इन गुड। कंट्रीज लाइक जापान हैव नॉट इन्वेस्टेड, तो अभी हमने पीछे किया था कि जापान ने ह्यूमन रिसोर्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया तभी वो डेवलप्ड है, तो ये नॉट ट्रू है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन इसका। ठीक है बेटा, प्लीज समझा करो, पढ़ा करो, फिर ही आंसर किया करो। द एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज बीन डाइल्यूटेड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? प्राइमरी स्कूल्स एक्सपैंड करना बंद कर गए हैं, क्यों? पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट्स, पुअर क्वालिटी ऑफ टीचर्स, एक्सेस फीस नहीं होगा, फीस होगा, नो इंसेंटिव टू पुअर स्टूडेंट। देखो बहुत आसान है, मैं आपको बता दूं, अगर फीस की बात करें इसको तो एलिमिनेट ही कर देना पहले, क्योंकि बहुत सारे सरकारी स्कूल खुले हुए, तो ये तो बदमाशी हो जाएगी फीस पे बात करना। तुम खुद प्राइवेट स्कूल में होकर फीस की बात मत कर देना, क्योंकि सरकार ने गवर्नमेंट भी बनाए हुए हैं, वो तुम्हारी चॉइस है प्राइवेट में अगर आप पढ़ रहे हो तो। हाँ जी, हम भी सरकारी से पढ़े हैं और तुम्हें पढ़ा रहे हैं, दुनिया को पढ़ा रहे हैं, तो सरकारी स्कूलों ने, सरकार ने बहुत एफर्ट्स किए हुए हैं। तो बाकियों में से बता दो, थर्ड तो मैंने खुद ही एलिमिनेट करवा दिया है तुमसे। क्यों डाइल्यूट हो रहा है, क्यों? तो ए इज द करेक्ट आंसर। स्कूलिंग बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, और साथ ही साथ ड्रॉप आउट्स बहुत है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चे पैदा ही इसलिए करते हैं कि वो हमारे काम में हाथ बटा सके। हमारी खुद की काम वाली ऐसी है जिनके 4 बच्चे हैं, और मैं ये नहीं कह रही 4 बच्चे हैं, वो मैं गलत नहीं बोल रही, बच्चे हैं तो बच्चे हैं, लेकिन उसने पहला बच्चा पैदा इसलिए किया कि वो बाकी 3 को संभाले। बताओ,
पहला बच्चा पैदा इसलिए हुआ है कि बाकी 3 को वो संभालेगा, मतलब तू पहले प्लानिंग करके बैठी हुई थी, तभी तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ गई पॉपुलेशन में। पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग है, चलो आउट ऑफ द ट्रैक हो गया, लेकिन कहने की बात यह कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भीख मांग रहे होते हैं रास्ते पे, और मेरे को तरस आता है मैं उनको कुछ पैसे दूं, लेकिन मैं तब भी नहीं देती। हाँ, मैं नहीं देती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग स्कूल जाके कुछ पढ़ सकते हैं और कमा भी सकते हैं। हाँ, जिसको जेन्युइनली दिखता है प्रॉब्लम है, उसको मैं खाना खिला दूंगी, उसको जूती दिला दूंगी, अगर वो नंगे पैर घूम रहा है तो मैं पैसे नहीं दूंगी। क्योंकि ये लोग जो होते हैं पैसे लेके क्या कहते हैं, वो नशे वशे ही कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या फ्लूड वूड सूंघ रहे होते हैं, सस्ते नशे कर रहे होते हैं लोग। तो पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग है एंड हाई ड्रॉप आउट रेशियो है। लेकिन अब देखो, ये किताबी भाषा है, अब स्कूलिंग में भी बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है। सरकारी स्कूल प्राइवेट, जैसे बोलते हैं ना, छोरियां क्या छोरे से कम है के छोरों से, लेकिन ऐसे ही सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से अब कम नहीं रह गए। वेल एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, कितने पेपर दे दे के वो टीचर बनते हैं। प्राइवेट स्कूल में तो फिर भी हम भी जाके लग जाए, लेकिन वहां इतने पेपर देने के बाद टीचर लगता है। सेकेंडली वहां पे अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत डेवलप हो गया है। केजरीवाल जी ने बहुत पैसा लगाया है हमारे स्कूलिंग सिस्टम में। 23rd, व्हाट इज नॉट द इम्प्लीकेशन ऑफ पोवर्टी। अच्छा, चौथे चैप्टर पे आ चुके हैं, पोवर्टी नाम के तीसरे चैप्टर पे, सॉरी। पोवर्टी मतलब गरीबी की बात करेंगे, सीजनल हंगर, क्रॉनिक हंगर, और साथ ही साथ इसके अंदर था हमारा पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट कारण थे पोवर्टी के, और इसके इफेक्ट्स भी थे कि क्या प्रभाव डालता है अगर कोई इंसान पुअर है तो। लेकिन आप बता दीजिए कौन सा पोवर्टी का प्रभाव नहीं है। लैक ऑफ शेल्टर, वल्नरेबिलिटी, हेल्पलेसनेस या इंटीग्रिटी। 4 में से 3 ऐसे हैं जो पोवर्टी के प्रभाव हैं, पोवर्टी के इफेक्ट्स हैं, लेकिन सिर्फ एक नहीं है। क्या पुअर पीपल के पास शेल्टर नहीं होता, या वो वल्नरेबल होता है। वल्नरेबल मतलब मोस्ट अफेक्टेड पर्सन किसी भी एक पर्टिकुलर चीज से। हेल्पलेस होता है, या इंटीग्रिटी रखता है, मतलब कनेक्टिविटी वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे। तो सही जवाब है इसका डी, क्योंकि ये इम्प्लीकेशन नहीं है, पोवर्टी का प्रभाव नहीं है। बाकी तीनों है, हेल्पलेस भी होता है, शेल्टर भी नहीं होता है, और साथ ही साथ वो वल्नरेबल भी होता है। एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इज मोर इन रूरल इंडिया दैन अर्बन एरियाज इन इंडिया। क्यों याद है आपको? आप तक इसको पढ़ लीजिए, मैं बता देती हूं। अर्बन एरियाज में मिनिमम 2400 कैलोरीज मांगते हैं पर डे, और रूरल एरियाज में गलत लिख दिया मैंने, अर्बन में कम है ना, 2100 कैलोरीज एंड 2400 कैलोरीज। तो 2100 अर्बन में कम क्यों है और उसमें ज्यादा क्यों है? पीपल इन रूरल एरियाज के पास हेल्दी फूड होता है। पीपल इन रूरल एरियाज इंडल्ज मोर इन फिजिकल एक्टिविटी। पीपल इन अर्बन एरियाज आर लेजी, वैसे ये भी हो सकता है। पीपल इन रूरल एरियाज आर हेल्थ कॉन्शियस। पीपल इन रूरल एरियाज आर हेल्थ कॉन्शियस। हेल्थ कॉन्शियस तो हमारे घर की औरतें हो रखी हैं, सब जगहों की बेटा, प्लीज बहुत हो रखी हैं। घर पे झाड़ू पोछा नहीं होता, लेकिन बाहर क्लब ज्वाइन कर रखे होते हैं आजकल, जुम्बा, एरोबिक्स, जिम, जिंगालालाहू। लेकिन घर पे 4 मेड लगाते हैं, 5 मेड लगाते हैं। एक पानी पिलाएगी, एक कपड़े धोएगी, एक बर्तन करेगी, एक झाड़ू पोछा करेगी, एक पैर दबाएगी जब मैं जुम्बा करके आऊंगी। जोक सपाट, मजाक कर रही हूँ, अपने घर की कहानी नहीं बता रही, कहीं तुम सोच लो। चलो, पीपल इन रूरल एरियाज हैव एक्सेस टू हेल्दी फूड। क्या ये कारण है, या क्या ये कारण है, या क्या ये कारण है, या क्या ये कारण है, बता दो। तो कारण क्या है? देखो, अर्बन एरियाज के लोग लेजी नहीं होते, ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्बन एरियाज में लोग करते हैं मेंटल वर्क, क्योंकि सर्विसेज ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए हमें खाने के। देखो यार, मैं अगर आपको बात करूं तो पढ़ाना भी एक मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल सारा मतलब घर जाओ तो टांगों में नहीं दर्द होता, एक बार को हो भी जाता है, पूरे दिन खड़े रहते हैं तो। लेकिन वैसे अगर बात करूं तो टांगों में ना दर्द होगी, बल्कि सर में दर्द होता है। हमारे बैग में आपको सैराडॉन हमेशा मिलेगी, हाथ में चाय या कॉफी का कप भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मेंटल काम है। लेकिन लेबर साइड में, एग्रीकल्चर साइड में फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, वहां पे खाने की भूख ज्यादा लगती है, एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, इसीलिए वहां कैलोरी ज्यादा मांगी जाती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। वो फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा इंडल्ज होते हैं, ज्यादा एंगेज होते हैं। अगला, हु आर द मोस्ट सोशली वल्नरेबल ग्रुप्स ऑफ पोवर्टी इन इंडिया। कौन है सबसे ज्यादा वल्नरेबल, मोस्ट अफेक्टेड? फार्म लेबर, कैजुअल लेबर, शेड्यूल कास्ट, या लैंडलेस कैजुअल लेबर बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट? फटाफट से बता दो,
फटाफट से, बहुत ही आसान है। फार्म लेबर आपको पता है, फार्म लेबर मतलब फार्म पे काम करने वाला। कैजुअल लेबर आपको पता है, जो दिन दिहाड़ी के लिए काम करते हैं, जैसे कि कारपेंटर, प्लम्बर। शेड्यूल कास्ट आपको पता है दलित्स में आते हैं। और लैंडलेस कैजुअल लेबर, जिनके पास जमीनें भी नहीं है, कैजुअल लेबर भी है और शेड्यूल कास्ट भी है। तो करेक्ट आंसर आप लोग लिख ही चुके हो, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जिनके पास जमीन भी नहीं है, बेचारे शेड्यूल कास्ट भी है। नेम द स्टेट्स विच हैव बीन एबल टू रिड्यूस देयर पॉवर्टी ड्यू टू हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ। देखो पॉवर्टी में बहुत सारे स्टेट्स ने इंप्रूवमेंट किया, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ा के किन किन स्टेट्स ने किया? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा या बिहार, उड़ीसा। प्लीज थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर इज पंजाब एंड हरियाणा, क्योंकि सबसे ज्यादा खेती यहाँ होती है, तो ये तो बेटा तुक्का भी मार सकते हो। पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चर ग्रोथ करके इन्होंने अपनी पॉवर्टी को कर दिया था कम। नेम द इंडियन स्टेट विच हैज रिड्यूस्ड द पॉवर्टी ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब बताओ ऐसे जगह जहां लोगों में इन्वेस्ट करके उन्होंने अपनी पॉवर्टी को कम किया। वेस्ट, देखो यार इस चीज में सिर्फ एक ही जगह बहुत फेमस है, ह्यूमन रिसोर्स में। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। केरला, केरला। What is the criteria used by World Bank to assess people below poverty line? Below poverty line में कौन आता है? World Bank क्या यूज करता है बता दो। कंफ्यूजिंग दिया है मैंने जान के। रुपीज 1.90 पर डे मतलब ₹1.90, डॉलर 1.90, डॉलर 1.80 या सिर्फ कुछ भी नहीं लगाया मैंने। देखो फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया, जो मर्जी पुट कर लो। तो करेक्ट आंसर इज डॉलर में 1.90 पर डे। बेटा डॉलर में क्यों? डॉलर इज अ करेंसी विच इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल, तो वर्ल्ड बैंक अपना डेटा डॉलर में ही देती है। क्लास 10th में भी यू विल रीड इन डेवलपमेंट चैप्टर के जितने भी डेटाज होते हैं वो डेवलपमेंट वगैरह के भी डॉलर में होते हैं। डॉलर देखो बोला नहीं जा रहा, कमाएंगे कहां से हम डॉलर में? चलो कोई नहीं, सीख जाएंगे। नेम द कंट्रीज इन विच देयर हैज बीन सब्सटैंशियल डिक्लाइन इन पॉवर्टी। पॉवर्टी में कमी कहाँ आई है सबसे ज्यादा? चाइना इंडिया, चाइना इंडोनेशिया, चाइना मंगोलिया, चाइना श्रीलंका। मंगोलिया तो नाम से ही नहीं लग रहा। मैं करेक्ट आंसर बता रही हूं 1 मिनट के अंदर अंदर। चाइना इंडोनेशिया में इन्होंने पॉवर्टी को कम किया है। नेक्स्ट इज विच इज नॉट द कॉज ऑफ हाई रेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। क्या कारण नहीं है पॉवर्टी के बढ़ने का, यानी कि पॉवर्टी का कम होने का कारण होगा फिर? ब्रिटिश पॉलिसीज, ग्रीन रेवोल्यूशन, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम या अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत आसान है, देखो हिंट भी दे दिया मैंने। कौन सा ऐसा है जो पॉवर्टी नहीं बढ़ाता, उल्टा कम ही करता होगा? प्यारी समझ गई, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। बिल्कुल प्यारियां समझ गई, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है बेटा, क्योंकि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम में आती हैं वेरियस स्कीम्स जो पॉवर्टी को बल्कि कम करने में मदद करती हैं। विच इज नेम द स्कीम विच एम्स टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब स्कीम्स पे आ गए हैं, स्कीम्स पे आ गए हैं अब हम। कौन सी है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे काम करती है? मैं बाकी बता देती हूँ आपको तब तक। अरे बाकी बता दूंगी तो पता ही चल जाएगा आंसर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे कौन सी काम करती है? PMRY, PMGY, REGP, SGSY। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ। हाँ जी, हाँ जी, तो करेक्ट आंसर है REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। यहीं पे ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और बस काम करते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम 100 डेज ऑफ वेजेस दी जाती हैं? कौन सी में? PMRY, REGP, PMGY, मनरेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और 100 डेज सुनते ही आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ये तो ऑप्शंस पढ़े बिना ही लिख देना चाहिए, ये तो इतनी फेमस हो चुकी है। और क्योंकि वो है मनरेगा, ये आई 2005 में बच्चों।
हर एक फैमिली के एक मेंबर को क्या करना होगा, सिर्फ एक एप्लीकेशन डालनी होगी, 15 दिन के अंदर सरकार उनको रिप्लाई बैक करेगी, अगर नहीं करेगी तो 90 दिन 100 दिन के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट भी वेजेस देगी फ्री में, और अगर कर देगी तो उनको वो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। और ये इसलिए किया गया ताकि माइग्रेशन में आए कमी और लोगों को मिले रोजगार। Which of the following social indicator is not looked by social scientists for poverty? Social scientists क्या मेथड नहीं देखते पॉवर्टी के लिए? लिटरेसी लेवल, हेल्थ केयर, एक्सेस टू सी मूवीज एंड गो टू रेस्टोरेंट्स, या लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर? बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं 5 सेकंड रुकूंगी बस और आंसर बता रही हूँ। हमें जल्दी जल्दी छोटा रखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी। 33 पे आ गए हम, 17 क्वेश्चन अभी भी बचे हैं। हाँ जी, अरे बेटा पिक्चर देखने के लिए कौन बोलेगा? यहाँ माँ बाप नहीं बोलते पिक्चर देखने के लिए, सरकार क्यों बोलेगी? तो ये कोई मेथड नहीं है, ये कोई फाउंडेशन नहीं है, ये कोई बेस नहीं है जिसके थ्रू आप बताओ गरीब है या अमीर है। नेक्स्ट इज फूड सिक्योरिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अच्छा फूड सिक्योरिटी आखिरी चैप्टर पे आ गए हैं हम, और बाद में लास्ट में मैंने 5 आपको असर्शन रीजन भी दिए हैं, ठीक है? तो फूड सिक्योरिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो? 3 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस, 1 डायमेंशन, कुछ डायमेंशंस थी फूड सिक्योरिटी में, वही इसका आंसर है। कौन कौन सी थी और क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है बता दो। फूड सिक्योरिटी, फूड को सिक्योर करना 3 बेसिस पे डिपेंड करता है। अरे ये तो सबको ही पता है। कौन सी? अफोर्डेबिलिटी, यानी कि फूड शुड बी अफोर्डेबल। एक्सेसिबिलिटी, फूड शुड बी विद इन द रीच, यानी कि आप उस तक पहुंच पाओ। अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबल होना चाहिए, फूड शुड बी अवेलेबल। तो सी इज द करेक्ट आंसर। दीज आर द 3 डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। व्हेन कैन पीपल अबव द पॉवर्टी लाइन फेस फूड इनसिक्योरिटी? कब इंसान को फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है? जब उसके पास पैसा ना हो, जब एक्सेस ना हो, जब वो नेशनल डिजास्टर में फंस जाए, या फिर उसके पास इनफ प्रोडक्शन ना हो उसकी जगह पे। हाँ जी, बच्चे इंटेलिजेंट हो गए हैं। जब आप नेचुरल कैलामिटी में फंसोगे तभी आप फूड इनसिक्योर होगे कि नहीं? अदरवाइज तो सरकार भी आपको फूड प्रोवाइड कर देती है। इंडियाज फूड सिक्योरिटी हैड बीन अफेक्टेड ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी। कौन सी वाली? इंडिया की बतानी है। उड़ीसा, मतलब सबसे ज्यादा इफेक्ट किससे पड़ा? गुजरात, इंडियन ओशन, सुनामी, या फेमाइन ऑफ बंगाल? सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभाव है आप भूल रहे हो सबसे लेटेस्ट। एक्चुअली वहां नेशनल ही होगा, पूरे ही जगह पे इससे प्रभाव पड़ा था, एंड दैट इज इंडियन ओशन सुनामी। पूरे ही एरिया पे इससे प्रभाव पड़ा था। अगला, हु आर नॉट फूड इनसिक्योर? कौन नहीं है? इंडस्ट्रियलिस्ट, लैंडलेस पीपल, बेगर्स, या कैजुअल लेबर? किनको फूड इनसिक्योरिटी की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है? यानी कि जैसे कोरोना भी आया फॉर एग्जाम्पल, तो किन लोगों को फर्क भी नहीं पड़ा होगा इनमें से? मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं फूड इनसिक्योर का ही पूछ रही हूँ। करेक्ट आंसर बता दूं? हो गया सबका? इंडस्ट्रियलिस्ट। अगला, हु आर सोशली नॉट फूड इनसिक्योर पीपल? सोशली कौन नहीं है? औरतें, SC ST, ब्राह्मण्स, कौन? क्या फूड इनसिक्योरिटी जेंडर के बेसिस पे होती है, कास्ट के बेसिस पे होती है, या रिलीजन के बेसिस पे होती है? ऐसा कुछ है? फिर भी बता दो, इनमें से कौन जो सोशली नहीं है? सोशली तो ऑब्वियसली बात है सोशल में रिलीजन नहीं आता, सोशल में रिलीजन नहीं आता, तो ब्राह्मण्स। नेम द इंडियन स्टेट विच हैज लेस चांसेस ऑफ सफरिंग फ्रॉम फूड इनसिक्योरिटी? किसके पास सबसे कम चांसेस है कि वो फूड इनसिक्योर हो सकता है? सबसे कम चांसेस किसके पास है? बिल्कुल सही जवाब, गुजरात। सबसे कम चांसेस है।
गुजरात। नेम द स्टेप टेकन बाय इंडिया टू अचीव फूड सिक्योरिटी। क्या किया गया इंडिया के द्वारा फूड सिक्योरिटी के लिए, फूड की सिक्योरिटी के लिए, यानी कि फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाया होगा। तो क्या किया? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, व्हाइट रेवोल्यूशन आया, पीडीएस सिस्टम आया। क्या किया सरकार ने ऐसा? जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा रहे हैं हम अपनी। 10 क्वेश्चन अभी भी बचे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, अभी आपको पीछे बताया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से बहुत सारा फूड में इंप्रूवमेंट आया था, 4 गुना फूड की प्रोडक्शन बढ़ गई थी, तो इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। When does the government declare minimum support price for the farmers? मिनिमम सपोर्ट प्राइस कब तय किया जाता है प्रोडक्ट्स का, क्रॉप्स का? सोइंग के बाद, हार्वेस्टिंग के पहले, सोइंग से भी पहले, हार्वेस्टिंग के बाद। यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि ऐसा प्राइस जिसपे ना फार्मर को लॉस हो ना तो प्रॉफिट हो, जिसपे वो अपना सरप्लस प्रोडक्ट गवर्नमेंट को बेच पाए। तो कब किया जाता है ये निर्धारित? अरे नहीं नहीं, गलत। नहीं 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 बेटा, सोइंग से भी पहले हो जाता है। आप बीज बोते भी नहीं हो, पहले ही आपके पास ऑर्डर आ जाते हैं। तो सोइंग से भी पहले एमएसपी डिसाइड कर लिया जाता है। नेम द प्रोग्राम विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम बट हैज कॉम्पोनेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी टू। जो फूड सिक्योरिटी एक्चुअली नहीं है लेकिन फूड सिक्योरिटी का भी एक पार्ट बन सकता है। पीडीएस, अंत्योदय अन्न योजना, मिड डे मील, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। देख लो, कुछ प्रोग्राम्स में आता है फूड को सिक्योर करना भी। माना इस चैप्टर का नहीं है तो क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आया जिसमें फूड की अवेलेबिलिटी कराई गई। याद करो। नेम द कोऑपरेटिव इन इंडिया। कोऑपरेटिव सेक्टर बता दो। ऐसा सेक्टर जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से जुड़ के बनता है और उसका प्रॉफिट भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ना वो पब्लिक है, ना वो प्राइवेट है, ना वो ज्वाइंट है, वो कोऑपरेटिव है। अरे तो सबको पता है, अमूल, क्योंकि अमूल दूध पीता है इंडिया, तो उसको पता है कि कोऑपरेटिव सेक्टर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। बहुत आसान, सबसे पहला क्वेश्चन ही उसमें आया था। कौन सा डायमेंशन नहीं है? 3 डायमेंशन है, एक नहीं है। कौन सी? क्योंकि बाकी तीनों तो है, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस has facilitated a network of NGOs for setting up of grain banks। कौन सी जगह पे हुआ ये लगाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है। कौन सी जगहों पे, कौन सी जगह पे ये हुआ? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका या केरला? बता दो फिर। इसके बाद 5 असर्शन रीजन है। अब मैं बता रही हूँ आंसर, सोचते रह जाओ तुम। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ये सेट किया गया। अगर जिसका भी गलत था ये इसको याद कर लेना कि एनजीओ सेट किए गए थे कहाँ पे? महाराष्ट्र में, फूड इनसिक्योरिटी के लिए। पहला असर्शन रीजन, स्टेप्स वही लगाने हैं। असर्शन सोचो, रीजन सोचो, क्या दोनों सही है? अगर दोनों सही है तो क्या वो इसका रीजन है? सिंपल सी खेल है, फटाफट से करेंगे, समझाते हुए करेंगे। द गवर्नमेंट क्रिएट्स अ बफर स्टॉक। क्या गवर्नमेंट बफर स्टॉक बनाती है? यानी कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को वो बफर स्टॉक में रखती है ताकि जब कोई कैलामिटी आए या गरीबों के लिए वो पीडीएस सिस्टम के दौरान उनको दे पाए। द बफर स्टॉक इज क्रिएटेड फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड अमंग्स पीपल ऑफ द कंट्री। सबको इक्वली प्रोवाइड करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो बता दो, क्या गवर्नमेंट क्रिएट करती है बफर स्टॉक? और दूसरी बात, क्या बफर स्टॉक क्रिएट किया जाता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? क्या दोनों बातें सही है? क्या एक सही है एक गलत है? क्या दोनों सही है तो क्या उसका रीजन है? और अगर एक सही एक गलत है तो कौन सी सही कौन सी गलत है? क्या असर्शन सही है? क्या सरकार बनाती है बफर स्टॉक? भूल गए हो यार तुम लोग। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाती है बफर स्टॉक। तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। एजुकेटेड पेरेंट्स मेक हैवी इन्वेस्टमेंट ऑन द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ देयर चिल्ड्रन। सही है बात।
एजुकेटेड पेरेंट्स एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन द ग्रोइंग ईयर्स। वो समझते हैं वैल्यू ऑफ एजुकेशन। तो क्या दोनों बातें सही हैं? और सही है तो क्या ये उसका रीजन है? आपको मेरे बताने से ही समझ में आ गया बच्चों, क्या बात है। दोनों सही है और वो उसका और वो उसका रीजन भी है। अनएम्प्लॉयमेंट हैज detrimental impact on the overall growth of the economy. There is large scale disguised unemployment in India. क्या दोनों बातें सही हैं? और अगर दोनों सही हैं तो क्या ये उसका एक्सप्लेनेशन है? सोचो, दोनों बातें सही हैं। दोनों बातें सही हैं लेकिन ये उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों बातें इंडिविजुअली सही हैं। सेकेंड लास्ट, पुअर पीपल सफर फ्रॉम कंडीशन ऑफ हेल्पलेसनेस। क्या पॉवर्टी हेल्पलेसनेस लेके आती है? हमने पीछे ही किया है। पॉवर्टी इंप्लाइज लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो पॉवर्टी बेसिक चीजों को नहीं, बेसिक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ को नहीं प्रोवाइड करती है। तो बता दीजिए, बातें सही हैं दोनों और क्या ये उसकी एक्सप्लेनेशन भी है? जी हाँ, दोनों बातें सही हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन भी है। देखो, बेसिक नेसेसिटीज नहीं देती तभी तो वो हेल्पलेस है। लास्ट, मोस्टली पीपल इन रूरल एरियाज आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। क्या मोस्टली पर एग्रीकल्चर में ही एंगेज्ड है? ओनली 25% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। दोनों बातें सही है, पहले बताओ। और क्या उसकी एक्सप्लेनेशन भी है ये? नहीं भाई, दोनों इंडिविजुअली बातें सही है और इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बी, बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन इको के होते हैं खत्म। कोई भी अगर डाउट है, किसी भी कंसेप्ट में रह गया तो आप वो कमेंट्स में डाल दीजिए। अपने मार्क्स लिख दीजिएगा ये एंड होने के बाद। लाइव चैट पे मत लिखिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा कितने मार्क्स आपके आए हैं, कितने मार्क्स आपके आए हैं। ठीक है, हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। हम मिलेंगे ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आएंगे, एमसीक्यूज, अगली क्लास में। अभी आपके 3 मैं करा चुकी, हिस्ट्री, सिविक्स और इको। अब बारी है ज्योग्राफी की। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।